डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में मैं आपसे बात करूंगा सेकेंड ईयर फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर के ऊपर। ये टॉपिक सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 16 में मौजूद है। और पेपर में अगर आप पास पेपर्स का ट्रेंड देखेंगे तो पेपर में आने वाला एक बहुत ही अहम टॉपिक है। आपको ये वाली डेरिवेशन आमतौर पर मिलेगी सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर। और इसको हर स्टूडेंट को अच्छी तरह प्रिपेयर करना लाजमी है। सीबी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर को अटेम्प्ट करने से पहले आपको सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए आइसोबैरिक प्रोसेस का, आइसोकोरिक प्रोसेस का, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट नहीं है और आपको नहीं पता कि आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोकोरिक क्या होता है, तो आपको इस चैनल पे मौजूद जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, पहले वो देखने और उसके बाद आप इसको देखिएगा ताकि आपको ये लेक्चर समझ आए। बहरहाल, अगर आप उन तमाम लेक्चर्स को देख चुके हैं और आपका ये कॉन्सेप्ट है, तो अब हम बात शुरू करते हैं। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर को सबसे आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। बात यह है कि ये जो सीपी है और ये जो सीवी है, ये बेसिकली मोलर स्पेसिफिक हीट्स हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या होती है मोलर स्पेसिफिक हीट, इसका क्या मतलब होता है, इस डिटेल में जाने से पहले सबसे पहले आप ये बात समझें कि हमें यहां पर सबसे पहले सीपी की जब बात होगी तो हमें कंसीडर करना होगा एक आइसोबैरिक प्रोसेस। और जब सीवी की बात होगी तो हमें कंसीडर करना होगा एक आइसोकोरिक प्रोसेस। दूसरी बात, आपको ये पता है कि आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर प्रेशर सेम रहता है या प्रेशर कांस्टेंट रहता है, जबकि आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देख चुके हैं तो आपको इतनी बातें एटलीस्ट पता होंगी। तो मैंने इस डेरिवेशन को स्टार्ट कैसे किया, आप जरा नोट करें। मैंने इस डेरिवेशन को करने के लिए यहां लिखा हुआ है कि कंसीडर एन आइसोबैरिक प्रोसेस, कि जिसके अंदर सिस्टम का प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। और उसके बाद मैंने ये कंसीडर किया कि एक तो आप आइसोबैरिक प्रोसेस कंसीडर करें, और उसके अंदर उस सिस्टम के अंदर आप ये कंसीडर करें कि वहां पर गैस के मॉलिक्यूल्स फिल हुए हुए हैं। और गैस भी कौन सी है, एक ऐसी गैस है जिसके एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एन नंबर ऑफ मोल्स हैं। यहाँ लिखा हुआ है एन नंबर ऑफ मोल्स हैं इस गैस के, जिसका प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है और वॉल्यूम V1 है। ये मैंने क्या किया है, ये सिर्फ मैंने एक केस कंसिडर किया है आइसोबैरिक प्रोसेस को समझने के लिए। और मैंने यहां पर लिखा कि भाई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये मैथमेटिकल इक्वेशन देता है, आप जानते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब अगर आप पीछे जाएंगे आइसोबैरिक प्रोसेस के ऊपर, अगर आप पीछे पेज पलटे अपने रजिस्टर के या पिछले लेक्चर को देखें आइसोबैरिक प्रोसेस के, तो हम आइसोबैरिक प्रोसेस से फाइनली इस रिजल्ट तक पहुंचते हैं जो यहां लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखिए मैंने क्या लिखा है इसके नीचे, एट कांस्टेंट प्रेशर यानी आइसोबैरिक प्रोसेस के केस में अपना रिजल्ट ये निकलता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी। अच्छा, अब क्योंकि यहां पर कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है, इसलिए आप देखें मैंने क्यू के नीचे पी लगा दिया है। क्यू के साथ मैंने पी लगा दिया सबस्क्रिप्ट में। और ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हमें कंसीडर करना है एक आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है। और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए जब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखते हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो सेम ही होता है, लेकिन जब आप इसको आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए लिखते हैं तो ये जो डब्ल्यू लिखा हुआ है ना, आपको पता है डब्ल्यू की वैल्यू 0 हो जाती है। और हमारे पास जो फाइनल आंसर निकल कर आता है वो होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। बस यहां पर नीचे मैंने वी इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम की, इसलिए यहाँ नीचे वी लगा हुआ है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूं। आप देखें, जब मैंने आपको पीछे आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़ाया था, देखिए ये है आइसोकोरिक प्रोसेस, ये हमने पढ़ा था। तो इस आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर देखिए फाइनल आंसर क्या आया हुआ है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। यही चीज यहां पर लिखी हुई है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। बस आइसोकोरिक की पहचान के लिए यहां पर वी लगा हुआ है नीचे। अच्छा, अब ये जो दोनों इक्वेशंस हमें मिली है ना, मैं वो दोनों इक्वेशंस आपको दिखाता हूं एक ही साथ। एक इक्वेशन जो हमें यहाँ पे मिली है, इक्वेशन नंबर 1, वो है डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। हमें इक्वेशन नंबर 1 तो ये मिली है, और इक्वेशन नंबर 2 हमें ये मिली है डेल्टा क्यू वी
इज इक्वल टू डेल्टा यू। ये हमारी है इक्वेशन नंबर 2। अब आप एक चीज जरा नोट कीजिएगा, इक्वेशन नंबर 1 में जो हीट एनर्जी है, यानी ये जो हीट एनर्जी है, ये हीट एनर्जी दो कामों में डिवाइड हो रही है, दो कामों में डिवाइड हो रही है। जबकि यहां पर जो हीट एनर्जी है उससे एक ही काम परफॉर्म हो रहा है। अच्छा, अब क्या काम परफॉर्म हो रहा है वो देखिए। देखिए जो डेल्टा यू है ना, ये जो डेल्टा यू है, यह है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी का चेंज है ये। और इसके चेंज होने की वजह से सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। सिमिलरली यहां पर ऊपर भी डेल्टा यू दिया हुआ है, यानी यहां पर भी सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा। अब मजे की बात सुनिएगा आप, कि जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, उसके अंदर जो हीट एनर्जी हम दे रहे हैं, जो हीट एनर्जी हम दे रहे हैं, देखिए जिसको मैं येलो कलर से टिक कर रहा हूं, जो हीट एनर्जी हम दे रहे हैं वो दो कामों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जबकि यहां नीचे वाले प्रोसेस में जो हीट एनर्जी हम दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए यूज हो रही है। तो इस पूरी इक्वेशन को देखने के बाद, दोनों इक्वेशंस को आमने सामने देखने के बाद, हमारा दिमाग हमें लॉजिकली ये बात बताता है कि भाई ये जो दूसरा वाला प्रोसेस है ना, जिसकी इक्वेशन नंबर 2 लिखी हुई है, यहां पर हीट एनर्जी देने पे टेम्परेचर जल्दी चेंज हो जाएगा। और ऊपर वाला जो प्रोसेस है, जिसकी इक्वेशन नंबर 1 है, वहां पर हीट एनर्जी देने पे टेम्परेचर देर में चेंज होगा। आप सोच रहे होंगे सर देर में चेंज क्यों होगा? इसलिए चेंज होगा क्योंकि वहां पर एनर्जी दूसरे काम में भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, डिवाइड हो रही है। इसलिए वहां पर टेम्परेचर में चेंज तो आएगा लेकिन देर में आएगा। जबकि यहां पर टेम्परेचर को चेंज ही करने का काम है सारा, तो यहां पर टेम्परेचर में चेंज जल्दी आ जाएगा। इस हिसाब से अगर हम ये फैसला कर चुके हैं, तो इस हिसाब से तो ये हो सकता है, हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से, हमारी लॉजिक के हिसाब से, ये जो डेल्टा क्यू पी है वो ग्रेटर है डेल्टा क्यू बी से। अगर आपको मेरी ये जो जितनी बातें मैंने आपसे की हैं समझ आई हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आई तो भी एक तरीका है हमारे पास। आप देखें जो डेल्टा क्यू पी दिया हुआ है ना आपको इक्वेशन नंबर 1 में, इसके अंदर दो टर्म्स है। जबकि नीचे जो डेल्टा क्यू भी दिया हुआ है, इसके नीचे एक ही टर्म, इसके साथ एक ही टर्म है। तो बड़ा कौन सा हुआ, क्यूपी या क्यूवी? क्यूपी बड़ा हुआ। इसलिए आप देखें मैंने यहां लिखा हुआ है कि भाई डेल्टा क्यूपी जो है वो बड़ा है डेल्टा क्यूवी से। अब यहां पर देखिएगा, यहां से हमने यही बात यहां पे लिखी है कि हमारे हिसाब से, हमारी कैलकुलेशंस के हिसाब से, हमारे एनालिसिस के हिसाब से, यहां पर ये लाइन लिखी हुई है कि किसी भी हीट एनर्जी को देने पर, जो ऊपर वाला प्रोसेस है इक्वेशन नंबर 1 वाला जिसको मैंने टिक किया है, यहां पर एनर्जी देने पर जो टेम्परेचर है वो देर में चेंज होगा, जबकि नीचे में जल्दी चेंज हो जाएगा। यही बात यहां लिखी हुई है कि डेल्टा क्यू पी इज ग्रेटर देन डेल्टा क्यू बी। अब आप ये बात जानते हैं कि ये जो हीट एनर्जी है जिसकी बात हो रही है, यानी बात हो रही है क्यू पी की, इस क्यू पी का फॉर्मूला होता है एन सी पी डेल्टा टी। इसमें एन मोल्स है, सी पी मोलर स्पेसिफिक हीट है, और डेल्टा टी टेम्परेचर है। इसी तरीके से डेल्टा क्यू वी जो है उसका फॉर्मूला होता है एन सी वी डेल्टा टी। तो अगर तो मैं दोनों फॉर्मूलाज एन सी पी डेल्टा टी और एन सी वी डेल्टा टी पुट कर दूं यहाँ पे इन दोनों के नीचे, तो देखिए ये कंडीशन बन जाएगी एन सी पी डेल्टा टी और एन सी वी डेल्टा टी। अब आप नोट करें, एन से एन कैंसिल, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, तो हमारे पास फाइनल जवाब बन जाएगा सी पी ग्रेटर देन सी वी। हम यहां तक तो आ गए। अब हमें जो डेरिवेशन है उसको परफॉर्म करना है, उसको उसको आगे लेके चलना है। तो अब आप यहाँ जरा नोट कीजिएगा, ये मैंने आपके सामने इक्वेशन नंबर 1 और 2 लिखी हुई है। देखिए इक्वेशन नंबर 2 जो है ना, उसमें जो डेल्टा यू है, इक्वेशन नंबर 2 में जो डेल्टा यू है वो किसके बराबर है, क्यू वी के। क्यू वी के आपको नजर आ रहा है, डेल्टा यू किसके बराबर है, क्यू वी के बराबर है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। आप एक काम करें, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें। तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, आप देखिएगा, मैं लिखता हूं पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, जरा रिकॉल करते हैं, डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा पी। ये थी इक्वेशन नंबर 1। अगर आप यहां पर ये जो डेल्टा यू है इसकी जगह इक्वेशन नंबर 2 पुट कर दो, तो ये बनेगा डेल्टा क्यू पी
और इक्वेशन नंबर 2 पुट करोगे ना, इक्वेशन नंबर 2 ये रही, डेल्टा यू की जगह क्या रखोगे, क्यू वी, ये आ जाएगा डेल्टा क्यू वी प्लस पी डेल्टा वी। अब यहां पर आपको पता है क्यू पी जो है ना उसका फॉर्मूला होगा एन सी पी डेल्टा टी, इसका फॉर्मूला होगा एन सी वी डेल्टा टी। और ये जो पी डेल्टा वी है ना, इससे आपके जहन में एक फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला आपने बेसिक क्लासेस में पढ़ा था, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पर पी डेल्टा वी है तो ये बनेगा एन आर डेल्टा टी, ये आ गया। अब आप एक चीज नोट करें कि एन डेल्टा टी जो है ना वो तीनों टर्म्स के अंदर आ रहा है, इज इक्वेशन के दोनों तरफ आ रहा है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ विद एन डेल्टा टी। देखें किस तरीके से, यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई नजर आ रही हैं। आपने यहाँ पर इक्वेशन उतारी पहले, उस इक्वेशन को उतारने के बाद क्यू वी की जगह ये रख दिया एन सी वी डेल्टा टी। अब आप देखें मैंने क्या किया है, दोनों तरफ डिवाइड कराया है बाय एन डेल्टा टी। देखें इससे क्या होगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। हम यहाँ तक तो पहुंच गए। अगर दोनों दोनों तरफ हम डिवाइड करा दें तो मैं लिखता हूँ डिवाइड बाय एन डेल्टा टी ऑन बोथ साइड्स। अगर हम दोनों तरफ एन डेल्टा टी से डिवाइड करा दें तो देखें होगा क्या, एन सी पी डेल्टा टी तो पहले से लिखा हुआ है, ये डिवाइड हो जाएगा एन डेल्टा टी से। इसी तरीके से एन सी वी डेल्टा टी पहले से लिखा हुआ है, ये डिवाइड हो जाएगा एन डेल्टा टी से। इसी तरीके से एन आर डेल्टा टी पहले से लिखा हुआ है, ये डिवाइड हो जाएगा एन डेल्टा टी से। अब जो चीजें कैंसिल हो रही हैं आप कैंसिल कर दें, एन से एन, डेल्टा टी से डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी, एन से एन। यहां पर भी सेम कैंसिलेशन हो जाएगी और अब आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा, यहां बचेगा सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। और अगर मैं इसको अरेंज कर लूं और सी वी को पीछे भेज दूं तो इसको पीछे भेजने पर ये बनेगा सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। यही चीज आपको नोट्स में मिल जाएगी जो मैंने यहाँ लिखी हुई है। तो उससे आपके पास ये वाला रिलेशन आ गया। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी और ये जो डेरिवेशन है समझ आई होगी। अगर आप ये नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर।